बायोस्टैटिस्टिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले आते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है। तो बायोस्टैटिस्टिक्स को हम लोग बायोमेट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। बायोमेट्रिक्स है ना, बायो मीन्स रिलेटेड टू द लाइफ, मेट्रिक्स मीन्स मेजरमेंट। It is the science of collection, analysis and interpretation of the facts and numbers related with the biology. Biology से related जितने भी फैक्ट्स एंड नंबर्स होते हैं, इन सभी का जो हमारे पास डेटा आता है, डेटा मतलब आंकड़े, इनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स के, फिगर्स मतलब डिजिट्स, नंबर्स, फैक्ट्स और नंबर्स के फॉर्म में बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारे पास डेटा आता है, उस डेटा का कलेक्शन यानी उस डेटा का संग्रहण करना, उसकी एनालिसिस यानी उसका जो है आप उसके एनालिसिस करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या, यानी कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स related with the biology is called biostatistics और biometrics। सरल भाषा में biostatistics क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे समझेंगे कि बायोस्टैटिस्टिक्स जो हमने ऊपर डेफिनेशन दी कि कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड नंबर्स रिलेटेड विद द बायोलॉजी। यहाँ बायोलॉजी में केवल बॉटनी नहीं है, बायोलॉजी में ऑल लाइफ साइंसेस, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, जियोलॉजी हो, है ना, अपनी बॉटनी हो, जितने भी सब ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के, वो सारे हम इसमें इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम एक एनालिसिस करना चाहते हैं, एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन इन फीव वाटर सैंपल्स। हमारे पास अलग अलग वाटर सैंपल आते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, या उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, या उसमें ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई हमने आप लोगों को प्रैक्टिकल दिया, मान लीजिए कि जाओ आसपास के तालाब से जाकर के सैंपल लेके आओ। हमने 2 टीम बनाई, एक टीम को मैंने कहा कि आप जहरी खाल जाएंगे, वहां से सैंपल लेके आएंगे, और दूसरी टीम को हमने भेजा कि आप लैंसडाउन से जाके सैंपल लेके आएंगे। ठीक है, सैंपल मतलब जो छोटा सा नमूना वो लेकर आएंगे। तो आपको मैंने एक बॉटल दे दी 100 ml की, और वहां से आप जाएंगे लेकर के आने के लिए सैंपल, पानी कलेक्ट करके ले आएंगे। तो वो जो आप सैंपल लेके आते हैं इकट्ठे, हमारे पास सब लोग आके इकट्ठा हो जाएंगे, लैंसडाउन का, जहरी खाल का। तो जो सैंपल्स आएंगे दैट इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मींस कि इकट्ठा होना है, अलग अलग सैंपल जब हमारे साथ इकट्ठा होते हैं तो वो एक पॉपुलेशन का रूप बनाते हैं, प्रतिरूप बनाते हैं। ठीक, तो जो हमारे पास वाटर सैंपल आया वो एक पॉपुलेशन का एग्जांपल हुआ। और दूसरा एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन, अब आप उसमें एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे कि बीओडी वैल्यू हम जो है कैसे निकालें। अब केमिकल टाइट्रेशन मेथड से जो है हम लोग बीओडी वैल्यू निकालते हैं। तो आपने टाइट्रेट किया उसको, और टाइट्रेट करने के बाद उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा निकाली। तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा आपके पास आई कैलकुलेट करने के बाद, तो वो हर एक वाटर सैंपल का एस्टिमेटेड ऑक्सीजन का डेटा आपके पास कलेक्ट हुआ कि सैंपल नंबर 1 में इतना ऑक्सीजन, सैंपल नंबर 2 में इतने ऑक्सीजन, और उसमें जो है इतने ऑक्सीजन। इस तरीके से जो है आपके पास एक डेटा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने छोटा सा एग्जांपल यहाँ दिया कि वाटर सैंपल नंबर 1, 2 ये जहरी खाल का है, 3, 4 लैंसडाउन का है। अमाउंट डिजॉल्व, अब इसमें जो है इन ml, तो सैंपल नंबर 1 में 4.5 ml ऑक्सीजन डिजॉल्व है, सैंपल नंबर 2 में 6.9 ml ऑक्सीजन डिजॉल्व है। ये कैसे आपने कैलकुलेट किया? भाई टाइट्रेशन मेथड से। ठीक, तो सैंपल नंबर 3 में 6.2 एंड सैंपल नंबर 4 में 5.3। तो इस सैंपल आपके पास अब ये क्या इकट्ठा हो गया? सैंपल आपने पहले इकट्ठा किया, सैंपल से आपके पास पॉपुलेशन जनरेट हुई, और उससे आपने जो है रीडिंग निकाली, रीडिंग के बाद आपके पास डेटा आ गया। तो ये जो टेबल फॉर्म में आपके पास कलेक्शन ऑफ फिगर्स आए है ना, इस कलेक्शन ऑफ फिगर्स को हम लोग बोलते हैं डेटा। ठीक, अब डेटा को हम लोग अरेंज करते हैं। डेटा मतलब आंकड़े, यानी कि आप कलेक्ट करके ले आए, उसकी एनालिसिस की, एनालिसिस करने के बाद आपके पास जो डेटा आया उसको एक प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं। ये देखिए एक अरेंजमेंट फॉर्म हमने करके रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं टेबुलेशन। ठीक, टेबुलेशन मतलब आंकड़ों को टेबल के फॉर्म में प्रस्तुत करना, टेबुलेशन कहलाता है। हम टेबुलेशन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम केवल बायोस्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं वो बता रहे हैं।
ठीक, अब जैसे हमने टेबल बना दी, टेबल में आपके फॉर्म ऊपर हेडिंग है, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपने सैंपल कलेक्ट किया उसका नंबर है, और राइट हैंड साइड में जो डेटा आपने एस्टिमेट किया लैब में वो आपके पास डेटा आ गया। नीचे आपने टेबल नंबर डाला और टेबल नंबर में नीचे लिख दिया कि आपका टेबल क्या शो कर रहा है। तो टेबल से शो कर रहा है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर सैंपल्स। ठीक, अरेंजिंग ऑफ द वैल्यूज इन टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन। जैसा कि हमने पहले बताया, टेबल में आप अगर जब डेटा या वैल्यू अरेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग टेबुलेशन करते हैं। अब इस टेबुलेशन के बाद आप इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या करना, जो आपके पास डेटा आया उसकी क्या व्याख्या आप करते हैं। तो आप टेबल देख करके दो चीजें आप बता सकते हैं कि हमारे पास 4 सैंपल हैं, 4 सैंपल में मिनिमम ऑक्सीजन कहाँ पर है और मैक्सिमम ऑक्सीजन किस वाटर सैंपल में। तो मिनिमम ऑक्सीजन किस वाटर सैंपल में आप लोग देख के बता सकते हैं। मिनिमम ऑक्सीजन किस वाटर सैंपल में है? 1 में, सैंपल नंबर 1 में। और मैक्सिमम ऑक्सीजन किस में है? 3 में, 2 सैंपल नंबर 2 में, 2। ठीक, सैंपल नंबर 1 और 2 जहरी खाल से था, सैंपल नंबर 3 और 4 जो है लैंसडाउन से था। तो हमें क्या पता चला, कहाँ के पानी में वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व है? फर्स्ट एंड 2 जहरी खाल। तो सैंपल 2 में हाईएस्ट है, यानी जहरी खाल में जो वाटर लेवल है वो सबसे ज्यादा, वाटर में जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा था। ठीक, लेकिन सबसे कम किस में है? सबसे कम भी जहरी खाल में। ठीक, इसकी तुलना में अगर सैंपल नंबर 3 और 4 को देखें तो वो हमें लैंसडाउन से मिला। तो लैंसडाउन में जो डेटा है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है, न मैक्सिमम न मिनिमम। इसका मतलब ये है कि जो जहरी खाल में जो वाटर लेवल है, वहां पर वाटर है उसमें ऑक्सीजन लेवल बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, या तो बहुत ज्यादा है या तो बहुत कम है। लेकिन जो लैंसडाउन का जो वाटर सैंपल है उसमें ऑलमोस्ट लगभग होमोजीनियस वाटर सैंपल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो हमने निष्कर्ष निकाला इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो ये चारों जो हमने प्रोसेस की, कलेक्शन ऑफ सैंपल, प्रिपरेशन ऑफ डेटा, टेबुलेशन, टेबुलेशन के बाद जो हमने इंटरप्रिटेशन निकाला, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स में हम यही करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, अरेंजमेंट ऑफ द डेटा। टेबुलेशन क्या है? ये अरेंजमेंट ऑफ द डेटा। ठीक, इसके बाद उस डेटा के बेसिस पर हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। तो इंटरप्रिटेशन दो तरीके का होता है, एक कैलकुलेटिव इंटरप्रिटेशन, एक दूसरा होता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तो अभी जो हमने इंटरप्रिटेशन निकाला वो लॉजिकल, हमारे पास सिंपल डेटा है, उस डेटा से हम देख करके हमने बता दिया कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, किस सैंपल में है, वो सैंपल कहाँ का है, और एवरेज हाईएस्ट एवरेज जो है कहाँ पर है, ये हम देख करके हमने आपको सैंपल से बता दिया। तो दिस इज द, ये जो है हमारा फैक्चुअल एनालिसिस है। जो सामने हमारे पास डेटा है तुरंत हमने देख के एनालिसिस कर लिया, उसका इंटरप्रिटेशन कर लिया। दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है आप इन डेटा के बेस पर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन के बेसिस पर आपका जो रिजल्ट आता है उसके आधार पर आप अपना इंटरप्रिटेशन लेते हैं। तो बायोस्टैटिस्टिक्स में हम लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। तो अभी तो हमने आपको डेफिनेशन बताया और उसको एक्सप्लेन करके बताया कि बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है, उसमें हम लोग क्या करते हैं। अब ये है कि बायोस्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ हम बायोस्टैटिस्टिक्स के टूल को यूज करते हैं। तो बायोस्टैटिस्टिक्स इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। जहां कहीं भी बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी वहां पर आपको बायोस्टैटिस्टिक्स के टूल अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक, इन बायोलॉजी द स्टैटिस्टिक्स इज रिक्वायर्ड फॉर, क्यों हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है? तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, बायोलॉजी में कैसे आ गया? कई लोग मुझे पता है कि मैथमेटिक्स से डर के भागते हैं तो बायोलॉजी लेके ऑप्ट करते हैं कि भाई मैथ्स हमसे नहीं चल पा रही है, बड़ा टफ है, मैथ्स इज अ बगबेयर फॉर मी, सो दे ऑप्ट द बायोलॉजी। लेकिन जब बायोलॉजी के लास्ट में आप 3rd ईयर में आते हैं, यार यहाँ भी मैथ्स आ गई, एमएससी में आएंगे तो वहां भी मैथ्स आ जाती है बायोस्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में, तो मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो देखें कि
बायोलॉजी में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट कैसे इंटरमिंगल्ड है, कैसे अमलगमेटेड है। तो स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स इन डेफिनिट ऑर्डर। आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। उस फैक्ट को, जो भी इंफॉर्मेशन आपके, फैक्ट मतलब इंफॉर्मेशन, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको हम डेफिनिट ऑर्डर में कैसे अरेंज करें, ठीक। तो यही टैक्सोनॉमी में भी करते हैं। टैक्सोनॉमी में भी अब बहुत अधिक स्टैटिस्टिक्स आ गई। आप लोगों को हमने टैक्सोनॉमी शुरू में पढ़ाया था, कुछ एक यूनिट पढ़ाई होगी। तो टैक्सोनॉमी, अब ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। कई तरह की टैक्सोनॉमी होती है, अल्फा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो उसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट टैक्सोनॉमी है या मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स है, दैट इज ऑल रिलेटेड विद द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो जो भी आपके पास फैक्ट्स हैं उसको डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना, वहां पर आपको बायोस्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है टू सिंप्लीफाई द जम्बल्ड मास ऑफ द फिगर्स। आपके पास ढेरों नंबर आ गए। मान लीजिए कि हमने आपसे कहा कि आसपास जितने थूजा के पेड़ हैं उसका डायमीटर कितना है, उसका नाप क्या है। पता चला 100 पेड़ है और 100 का डायमीटर लेके आ गया, सबका डायमीटर अलग अलग। अब उसको हम कैसे सिंपल फॉर्म में अरेंज करें ताकि हमें देखते ही पता चल जाए। तो दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ द जम्बल्ड मास ऑफ फिगर्स। फिगर्स मतलब डेटा। तीसरा जो यूज होता है, इट हेल्प्स इन इजी कंपैरिजन। कंपैरिजन, अभी हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, जहरी खाल का पानी, जहरसौन का पानी। अब दोनों में अच्छा पानी कौन सा है, जिसका की बीओडी वैल्यू एवरेज है, दोनों का एवरेज में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, वो पानी ज्यादा अच्छा माना जाए। तो हमें तुरंत कंपेरिजन डेटा फॉर्म में हमने अरेंज किया और कंपेयर किया, बड़ी आसानी से हो गया, ठीक है। फिर फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी हाइपोथेसिस देते हैं। फॉर एग्जांपल मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल, आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा। मेंडल के 3 नियम थे। प्रभाविता का नियम सबसे पहले था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो प्रभाविता का नियम ये कहता है कि एक कैरेक्टर जो कि डोमिनेंट होता है वही एक्सप्रेस होता है नेक्स्ट जनरेशन में, और जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो रिसेसिव होता है, वो एक्सप्रेस नहीं होता है, ठीक। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो नष्ट नहीं होता है, वो सेकेंड जनरेशन में फिर से गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो कैरेक्टर्स है वो सेपरेट होते हैं, और डोमिनेंट एंड रिसेसिव जो कैरेक्टर है वो सेकेंड जनरेशन में यानी F2 जनरेशन में 3:1 रेशियो में जो है अलग आता है। देखिए यहाँ आ गया ना रेशियो, ठीक। तो रेशियो में ये हुआ हमारे पास कि 3:1 रेशियो आता है अगर हम एक जोड़ी कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए। मान लीजिए कि लाल फूल है, सफेद फूल है, तो उन दोनों को हम जब क्रॉस कराते हैं, एक ही स्पीसीज के लाल फूल वाले और सफेद फूल वाले प्लांट्स को, तो F1 जनरेशन में सभी लाल फूल वाले मिलते हैं। फिर जब F1 जनरेशन को हम उनकी हम जो है सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो सेकेंड जनरेशन के पौधे प्राप्त होते हैं। सेकेंड जनरेशन में हमें 3 लाल पौधे और एक जो है सफेद फूल वाला पौधा होता है। इससे ये पता चलता है कि जो 3 है वो डोमिनेंट थे। डोमिनेंट में से जो F2 जनरेशन में गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो डोमिनेंट से सेपरेट हो जाते हैं, और फिर फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर फिर से अपीयर हो जाता है। तो ये क्या है, हाइपोथेसिस है, इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो क्या ये नियम मेंडल ने जो मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ये दूसरे और पौधों के ऊपर भी काम करता है, नहीं करता है? फॉर एग्जाम्पल रोज, गुलाब, क्या गुलाब के ऊपर ये काम करता है या नहीं करता है? तो पहले आपने फॉर्मुलेट किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर उसके बाद उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। आपने हाइपोथेसिस दिया कि सेग्रीगेशन होता है सेकंड जनरेशन में और 3:1 के रेशियो में सेग्रीगेशन हो, जिसको आप टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट भी जो है बायोस्टैटिस्टिक्स का होता है। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन काजेस एंड इफेक्ट। काजेस एंड इफेक्ट, कोई कारण होता है और उसका एक इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आजकल कोरोना फैला हुआ है, ठीक है। तो कोरोना किस वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, कोविड-19 वायरस है, ठीक है। और दूसरा उसका इफेक्ट क्या है? कोरोना की वजह से इफेक्ट क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत आती है। तो आपको कोरोना है या नहीं कैसे पता करते थे? हम लोग पता करते थे, पल्स ऑक्सीमीटर लगा देते थे, ऑक्सीजन लेवल मेजर करते थे।
अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92 या उससे नीचे है, इसका मतलब आप संक्रमित हो सकते हैं कोरोना से। ठीक, अब कोरोना के कई लक्षण है, इसमें फीवर आता है, पहले जो फर्स्ट फेज आई थी कोरोना की उसमें खांसी आता था, गले में खराश होती थी, बुखार आता था बाद में। तो उसमें आप ये देखते थे कि बुखार आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है। ठीक, अभी क्या हुआ, तो अभी अचानक से फीवर आता है और ऑक्सीजन लेवल डिप हो जाता है। पहले ऑक्सीजन लेवल इतना डिप नहीं होता था। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल डिप होना जो है ये इफेक्ट है, और इसका काज क्या है, कोरोना वायरस। तो इसके बीच में कोरोना वायरस और ऑक्सीजन डिप होने में एक कोरिलेशन है। ठीक है, जितना ऑक्सीजन लेवल डिप होगा उतना ज्यादा आपको सीवियर कोरोना का इन्फेक्शन होगा। तो इसको बोलते हैं कोरिलेशन। दो चीजें आपस में रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एक और दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं, हाइट एंड वेट। किसी आदमी का वेट जो है ये डिपेंड करता है कि उसकी हाइट कितनी है। अगर आपकी हाइट कम है तो वेट भी कम होगा, अगर हाइट ज्यादा होगी तो दुबला पतला होने के बावजूद आपका वेट ज्यादा होगा। तो हाइट एंड वेट दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, फिर एक चीज और भी है, रात में आपने जो है खूब जबरदस्त खाना खा लिया और नींद आना, सुबह आलस आना, तो जम के खाना खाना, ओवर ईटिंग करना रात में, इट इज अ काज। और सुबह जो है देर तक सोते रहना, दैट इज द इफेक्ट। तो इसके बीच में क्या पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नहीं, इस चीज का प्रिडिक्शन करना कि कितना ज्यादा इफेक्ट करता है, ये भी हम लोग जो है बायोस्टैटिस्टिक्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। एक होता है कोरिलेशन, एक होता है रिग्रेशन। आगे आप लोगों को कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ाया जाएगा। Then formulating या formulation of the suitable biological indices. Indices मतलब इंडेक्स। ठीक, suitable biological index, इसका फॉर्मुलेशन भी हम लोग जो है बायोलॉजिकल बायोस्टैटिस्टिक्स के माध्यम से करते हैं। इंडेक्स का मतलब, फॉर एग्जांपल, आपको कैसे पता चलेगा कि आप स्वस्थ हैं या आपको फीवर आ रहा है? थर्मामीटर से पता चलता है। तो थर्मामीटर में कितने डिग्री है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर है तो आप हेल्दी हैं, और 98 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब आपको बुखार आ रहा है। तो एक आपने पैरामीटर फिक्स किया ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो आपने जो लेवल सेट किया हुआ है थर्मामीटर में, इट इज एन इंडेक्स। इंडेक्स किस चीज के लिए, कितना टेम्परेचर अगर होगा तो ये आदमी हेल्दी है, इससे ऊपर अगर टेम्परेचर जाएगा तो फीवर 101, 102, बहुत ज्यादा फीवर होगा, सीवियर फीवर 102 से ऊपर हो गया। ठीक है ना, तो दैट इज एन इंडेक्स। ठीक है, डायबिटीज किसी को हो गई, ठीक है, तो डायबिटीज हो गई तो ब्लड शुगर लेवल हम लोग मेजर करते हैं। तो ब्लड शुगर जब मेजर करते हैं तो उसकी एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है। ठीक है, उसमें भी एक होता है पीपी और एक होता है पीएफ, खाने से पहले, खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल। तो पीपी यानी पोस्ट पेरिनेटम, खाना खाने के बाद आपका जो ब्लड शुगर लेवल है 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और खाली पेट जब आप लेते हैं ब्लड शुगर, एम्प्टी स्टमक, तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 90 से 120 के बीच का जो रेंज है, दैट इज द बायोलॉजिकल इंडेक्स। ठीक है, तो बायोलॉजिकल इंडेक्स तैयार करने में डेटा, अब हर आदमी का अलग अलग है, बच्चों का ब्लड शुगर लेवल अलग होगा, बूढ़ों का अलग होगा, है ना, या जवान जो है उनका अलग अलग होगा। इस तरीके से डिफरेंट एज ग्रुप में इंडेक्स अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग कंट्रीज में भी बायोलॉजिकल इंडेक्स जो है अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 80-120। लोअर लिमिट जो है वो 80 है और अपर लिमिट, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो हम लोग बोलते हैं 80 और 120 के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी 40 प्लस के एज में है तो यही जो पैरामीटर है 80-120 यानी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है 80-20, अगर 40 प्लस का हो गया तब इसमें +10 और ऐड कर देते हैं। यानी अगर 40 से अबव उसकी एज है तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर उसमें +10 जोड़ देंगे, यानी 90 और 130 अगर उसका ब्लड प्रेशर आ रहा है तो उसको हम लोग हेल्दी मानेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इंडेक्स चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, एज के ऊपर। यानी बिलो 40 आपका ब्लड प्रेशर 80-120 होना चाहिए। अगर आप अबव 40 हैं तो ब्लड प्रेशर अगर आपका 90-130 हो गया तो वो नॉर्मल है। इसी तरह अगर 50 एंड अबव है तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 100 हो गया
और ऊपर अपर लिमिट 140 हो गई तो भी आप नॉर्मल, आपका ब्लड प्रेशर है। तो ये क्या पैरामीटर जो बताते हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल इंडेक्स। तो ये कैसे पता चला कि बिलो 40 जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 80/120 होना चाहिए, है ना। 30 अगर आप 40 प्लस हैं तो 90/130 जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ये इसको भी हम लोग बायोस्टैटिस्टिक्स के माध्यम से ही जो है तय करते हैं, डिसाइड करते हैं। Then biostatistics is also used for developing new policies of health and conservation. Health and conservation. Health मतलब मानव का स्वास्थ्य, अभी हमने आपको बताया कितने डिग्री टेम्परेचर फॉरेनहाइट हो तो कितने डिग्री फॉरेनहाइट हो टेम्परेचर तो आपको हेल्दी माना जाएगा, उससे ऊपर या कम हो तो हेल्दी नहीं माना जाएगा। कितना आपका ब्लड प्रेशर लेवल है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, इतना इस रेंज में है तो आपको नॉर्मल माना जाएगा, इस रेंज में है तो नहीं माना जाएगा। ब्लड शुगर का मैंने आपको बताया, पता है पहले आप लोगों को कि जो ब्लड शुगर का जो लेवल है 91/120, पहले 100/140 था। गवर्नमेंट ने, WHO ने घटा करके 100/140 घटा करके इसको 90/120 कर दिया। यानी 90 और 120 के बीच में अगर आपका ब्लड शुगर है तो आप नॉर्मल है, लेकिन अबव 120 to 140 है तो आप प्री डायबिटिक है। क्या है? प्री डायबिटिक। फिर उसके ऊपर 140 से अबव है तो डायबिटीज आपको कंफर्म, ठीक, यानी कंफर्म। तो इस हिसाब से जो है गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि इन लोगों को हम लोग जो है डायबिटिक मानेंगे, इनको हम डायबिटिक नहीं मानेंगे। कोविड है, अब किसे कहा जाएगा कि कोविड पॉजिटिव है, कोविड नेगेटिव? आपको पता है कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी, है ना। क्वारंटीन होना, पिछले लॉकडाउन के टाइम जिसमें कहीं कोविड पॉजिटिव मिल जाए उसको एकदम अलग कर दो परिवार से, उसको एकदम ऐसा लगता था कि हम जेल खाने में। तो ये कैसे डिसाइड होता था कोविड पॉजिटिव कोविड नेगेटिव? ठीक है ना, टेस्ट होता था आप लोगों का कोविड टेस्ट। या आज के डेट में जो थर्ड सेकेंड वेव आई, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है लेवल देखा जाता था, है ना, पल्स ऑक्सीमीटर से कि 92 से नीचे है अगर आपका कोविड ऑक्सीजन लेवल तो आपको जो है कोविड पॉजिटिव माना जाएगा। या RT-PCR टेस्ट, तो RT-PCR टेस्ट में जो है अगर इतना वायरस लोड होगा आपका तो आपको कोविड पॉजिटिव माना जाएगा, अगर वायरस लोड इतने से कम है तो हम उसको कोविड नेगेटिव मानेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी डिसाइड करती है दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा, और डेटा एनालिसिस करने के बाद ही गवर्नमेंट जो है हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी बनाती है, ठीक। फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स, कंजर्वेशन एफर्ट्स में आप देखिए बहुत सारे प्लांट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या उनके ऊपर खतरा है, ऐसी स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो किन स्पीसीज को हम एंडेंजर्ड मानेंगे, किसको थ्रेटेंड मानेंगे, किसको वल्नरेबल मानेंगे, यानी जो संकटग्रस्त प्राणी हैं उनको, उनकी पॉपुलेशन कितनी हो, है ना। एक पैरामीटर तो आप तय करेंगे ना कि इतने अगर इनकी जनसंख्या में केवल इतने इंडिविजुअल बचे तो हम उसको संकटग्रस्त मानेंगे, इतने इंडिविजुअल बचेंगे तो उसको अति संकटग्रस्त मानेंगे, और अगर इतने इंडिविजुअल बचे तो उसको हम लगभग नियर टू एक्सटिंक्ट मानेंगे। तो इन सब चीजों के लिए हम जो है बायोस्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। कुछ कॉमन और एप्लीकेशन जो है जनरली जो बायोस्टैटिस्टिक्स कहाँ यूज होता है, तो प्लांट और एनिमल या ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी में भी सबसे ज्यादा इसका बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। अब कहाँ पर यूज करते हैं? टू डिफाइन व्हाट इज नॉर्मल और हेल्दी इन ए पॉपुलेशन। किस आदमी को हम नॉर्मल मानेंगे, किसको हम हेल्दी मानेंगे, पॉपुलेशन में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो एक पैरामीटर तय हुआ। पैरामीटर कौन सा? टेम्परेचर का पैरामीटर, ब्लड प्रेशर का पैरामीटर, ना हार्मोन का लेवल कितना होना चाहिए हेल्दी पर्सन में, है ना, आपका ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, विजन कितनी होनी चाहिए, विजन जैसे आई साइट है तो 6/6 होनी चाहिए, 6/6 विद ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस। तो ये सारे जो हेल्दी पर्सन के जो पैरामीटर्स हैं इसको डिफाइन करने के लिए हमें बायोस्टैटिस्टिक्स की जरूरत है। फिर अलग अलग पॉपुलेशन में अलग अलग है। फॉर एग्जांपल रशिया में देखें, यूरोपियन कंट्रीज में देखें, वहाँ के लोगों की हाइट ज्यादा होती है। वहीं हम अफ्रीकन में कुछ हम ट्राइब्स को देखें, सब बंटू जनजाति है, उनकी जो है हाइट बहुत कम होती है। तो वहां पर अगर आप मान लीजिए किसी को आर्मी में सेलेक्ट होना है, अब आर्मी में किसी को अगर सेलेक्ट होना है तो अगर आपने क्राइटेरिया लगा दिया 6 फीट हाइट हो, इससे कम होगा तो हम उसमें सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो बहुत सी पॉपुलेशन जो है छूट जाएगी इंडिया में ही। खासतौर पे जो नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस के लोग हैं वो लोग उनकी हाइट कम होती है तो वो लोग रह जाएंगे, छूट जाएंगे।
और साउथ में या जो अगर हम उधर देखें गुजरात में या राजस्थान में या पंजाब में, वहाँ के और लोगों की जो औसत लंबाई होती है वो ज्यादा होती है, तो पता चला पूरी पॉपुलेशन में सिख जो है फौजी हो गए। तो ऐसा नहीं है, वेरिएशन होना चाहिए। आप किस क्षेत्र से आते हैं वहां पर एवरेज हाइट एवरेज वेट कितना है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं अपने डेली लाइफ में। ठीक, फिर टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जैसे भी हमने हाइट और वेट के बारे में बताया, जिसकी जितनी ज्यादा हाइट होगी उसी के अकॉर्डिंग, उसी के प्रोपोर्शनेट उसका वेट भी उतना ज्यादा होगा। ठीक, स्किन कलर एंड स्किन कैंसर, आप लोगों को पता हो या ना पता हो, जिनका स्किन कलर फेयर होता है, यानी जो लोग गोरे होते हैं, उनको स्किन कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी चांसेस ज्यादा होती है। जिन लोगों का स्किन कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, यानी जिनकी त्वचा का रंग गहरा होता है, उनमें स्किन कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो इस कोरिलेशन यानी इन फैक्ट के बारे में पता करना, दो अलग अलग घटनाएं हैं, स्किन कलर एंड स्किन कैंसर, दोनों में क्या संबंध है, इसका भी हम लोग बायोस्टैटिस्टिक्स से पता करते हैं। ठीक है, फिर सनलाइट, अमाउंट ऑफ सनलाइट या टेम्परेचर एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जितनी ज्यादा सनलाइट होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन। कितने सनलाइट पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना होगा, हमें अगर एक डेटा पता होगा तो दूसरा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर नॉर्मल कंडीशन होगी और इतने इंटेंसिटी की सनलाइट है, 1000 लक्स सनलाइट है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना होगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेड ड्रॉप फिनोमेनन, है ना, कि कितनी लाइट हो, कितना क्वांटा लाइट हो तो उससे जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन चल पड़ेगी या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, तो वहां भी हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है। मेडिसिन में होता है, मेडिसिन में इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग एंड वैक्सीन, अब आप देखिए कि वैक्सीनेशन सबको किया जा रहा है, कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका, ये दो वैक्सीन इंडिया में भी अवेलेबल है। तब कौन वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है कैसे पता चले भाई? 100 लोगों को लगाया, 100 लोगों को दोबारा इन्फेक्शन हुआ, उसमें से जो है 80 लोग नॉर्मल रहे, 20 लोग इन्फेक्टेड हुए कोविशील्ड से। ठीक, और एस्ट्राजेनिका है, एस्ट्राजेनिका में 100 लोगों को वैक्सीन लगी, 100 में 90 इन्फेक्टेड हुए, दोबारा 100 में 90 बचे रह गए, केवल 10 लोग इन्फेक्टेड हुए। तो एफिकेसी किसकी ज्यादा है, यानी कौन सा ड्रग, कौन सा वैक्सीन ज्यादा अच्छा है, तो इसके लिए भी आपको जो है स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। फिर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में भी हम लोग बायोस्टैटिस्टिक्स को काफी यूज करते हैं, जैसे कि नल हाइपोथेसिस या एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग नल मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम दो कैरेक्टर्स को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं, दो प्लांट्स में या दो इंडिविजुअल्स में दो कैरेक्टर्स यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, तो उस केस में F2 जनरेशन में जो रेशियो आता है 9:3:3:1, 9:3:3:1, ये रेशियो आना चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई मान लीजिए आपने जो है अपने मटर के पौधे लगाए खेत में, अब आपके पास 1000 पौधे हैं, 1000 पौधे का जो है मान लीजिए कि आप लेंथ एंड विड्थ नापना, आप ये देखना चाहें कि हमने 2 मटर के पौधे यूज किए, एक जो है ड्वार्फ यानी बौना प्रजाति थी और एक लंबी प्रजाति थी, एक में जो मटर के दाने थे वो गोल थे और एक में छुर्रीदार थे। तो अब आप ये क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद आपके पास मान लीजिए खेत में 500 मटर है, तो 500 मटर का आप जो है दाना निकाल के देखेंगे तो फिर हो चुका, पूरे पौधे खराब हो जाएंगे। आप उसमें से 500 की जगह एक सैंपल ले लेते हैं। सैंपल मतलब कि मान लीजिए आपने अलग अलग रीजन से, बड़ा खेत है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है ना, 500 की जगह आपने जो 5-5 जो है 5 पौधे नॉर्थ से लिए, 5 साउथ से लिए, 5 वेस्ट से लिए, 5 ईस्ट से लिए। अब उसको आपने जो है देखा कि वो लंबे हैं या उनके जो सीड कैरेक्टर कैसे, उस आधार पर आप निकाल सकते हैं कि आपका जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें 9:3:3:1 का रेशियो फॉलो हो पा रहा है या नहीं। अगर वो रेशियो फॉलो हो रहा है तो आप ये मानते हैं कि सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है और हमारा एक्सपेरिमेंट सही हो चुका है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहती है कि सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो ट्रू है, यानी कि आपने जो 9:3:3:1 हाइपोथेसिस मान के आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ये प्रूफ नहीं हो पा रहा। करेक्ट, तो इन चीजों का पता
ये हम कैसे अप्लाई करते हैं, जब हम आप लोगों को काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में है, तो ये हम बताएंगे कैसे इसको अप्लाई करते हैं। फिर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, आपका जो डेटा आया वो आपके हाइपोथेसिस में फिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। तो टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, आपका जो फिटनेस आ रही है आपके एक्सपेरिमेंट की, वो डेटा आपके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग फिट हो रहा है या फिट नहीं हो पा रहा है, इसको भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से ही डिटरमाइन करते हैं। देन we also measure the significance of difference between samples and population। सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, तो वो जो डिफरेंस आ रहा है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस, यानी कि जो अंतर आ रहा है सैंपल एंड पॉपुलेशन। मान लीजिए कि पूरे आपके क्षेत्र में जो है 10 तालाब है, अब 10 तालाब में ऑक्सीजन मात्रा कितने, तो ऑक्सीजन लेवल जो है अलग अलग होती है ना, ऊपर अलग होगा, जैसे जैसे आप तालाब में नीचे जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। हम पूरा नहीं मानते हैं, हम केवल एक छोटा सा सैंपल 10 ml लेते हैं, पूरे तालाब का हम ऑक्सीजन नहीं कैलकुलेट करते ना, उसमें एक छोटा सा सैंपल लेते हैं। तो आपने एक कोने से सैंपल ले लिया, लेकिन मान लीजिए दूसरे कोने पर धोबी घाट है, वहां पर जो है लोग कपड़ा धुलते हैं तालाब के दूसरे कोने पर, और उसकी वजह से वहां पर एल्गल ब्लूम डेवलप। एल्गल ब्लूम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं पानी। तो एक कोने पर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल, और दूसरे कोने पर जहाँ पर कपड़ा धुला जा रहा है साबुन की वजह से, डिटर्जेंट की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम, तो आपको वेरिएशन आ जाएगा वहां पर आपके डेटा में। तो जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक कोने से लेके चले गए पानी का सैंपल, आपने कहा कितना बीओडी वैल्यू है, लेकिन अगर किसी कोई अच्छा अगर एक्सपेरिमेंट करने वाला होगा तो तालाब के 4 अलग अलग कोने से लेगा सैंपल, ताकि हमारा जो मेन जो तालाब है वो पॉपुलेशन होगा, उससे जो हमने सैंपल लिया उसमें कोई ज्यादा वेरिएशन, के डेटा में कोई ज्यादा वेरिएशन ना हो। ठीक है, तो मेन पॉपुलेशन और सैंपल पॉपुलेशन में, अब जैसे मान लीजिए टीकाकरण है, टीकाकरण हो रहा है आजकल,